जय हिंद। आज का टॉपिक में हम देखेंगे विश्व का भूगोल। ये मास्टर वीडियो है खान सर का पॉकेट जी के बुक का। ये हम मास्टर वीडियो है, विश्व का भूगोल हम देखेंगे। और ये टॉपिक कितना है? आज का क्लास 6 है। और इस वीडियो में हम इस बुक से जितने भी विश्व का भूगोल होगा हम सभी कवर करेंगे। महामैराथन जो कि आपके कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही वेस्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समान परिचय देखते हैं, विश्व का भूगोल का देखते हैं। भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। ठीक है। यूनानी भूगोलविद इरेटोस्थनीज जो कि 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं कि ये भूगोल जियोग्राफी का रूपांतरण है जो कि यूनानी ग्रीक भाषा जियो प्लस ग्राफिक शब्द का प्रयोग से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे दिया है कि इसी क्रम में हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन का भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। मध्यकाल में भूगोलवेत्ताओं ने पारानिसियस, इमेलियन कांट, जॉन जॉर्ज कास्टर्स पिता एवं पुत्र ने भूगोल का अनुभवता वैज्ञानिकता का रूप का प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट एवं रिटर ने इसी तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध एवं रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1990 के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा। फ्रेंड, अगर जिसको भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक नंबर है, नंबर पर सिर्फ मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी बिना समय गवाए। चलिए तो आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करिए या याद कर लीजिए। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रवक्ता कौन थे? इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर बार्न होमबोल्ट। आधुनिक खगोलिक के पिता कौन है? निकोलस कापरनिकस। मानव भूगोल का पिता विडाल डी ला ब्लास है। और प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन है? इरेटोस्थनीज। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। मानचित्र कला के पिता टॉमली हैं। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेंस है। भारतीय मानचित्र का पिता जेम्स नरेंस है। ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे, इसे एग्जाम में जरूर आएगा। आगे देखते हैं। पहले भूगोल में हम भौतिक भूगोल के बारे में देखते हैं। भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है? तो भू आकृति विज्ञान जो कि भू आकृति क्रम में विकास का अध्ययन करना। जलवायु विज्ञान मतलब वायुमंडल, मौसम, जलवायु का अध्ययन करना इसमें आता है। जल विज्ञान जल परिमंडल का अध्ययन करना। मृदा भूगोल मिट्टी के निर्माण, प्रकार तथा वितरण का अध्ययन करना, इसमें इसे याद करना है। मानव भूगोल को हम देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल मतलब क्या है? सामाजिक ढांचे, संगठन तथा सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन करना। जनसंख्या तथा आवास भूगोल, इसका मतलब जनसंख्या घनत्व, लिंग वृद्धि, वितरण का अध्ययन करना। आर्थिक भूगोल मतलब कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, परिवहन का अध्ययन करना। ऐतिहासिक भूगोल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन करना। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक घटनाओं, संस्थातों और व्यवहारों का अध्ययन करना, इसमें ये दिया है। आगे देखते हैं जीव भूगोल देखते हैं। तो इसके अंदर जीव भूगोल पशुओं के निवास एवं भौगोलिक विशेषता का ज्ञान करना है, उसे जीव भूगोल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। वनस्पति भूगोल में वनस्पति भूगोल क्या है? यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक वनस्पति प्रकार तथा वितरण का भूगोल। पारिस्थितिकी विज्ञान प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का भूगोल। अब यहाँ पे भूगोल की परिभाषा हम देखते हैं। क्या भूगोल की परिभाषा क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक और स्वर्ग देखने वाला अभ्यामय विज्ञान है। किसने कहा था? टॉमली ने कहा था और कैडियस ने कहा था, ध्यान रखिएगा। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव विज्ञान, वनस्पति, फलों तथा भू तरातल पिंडों में देखी जाने प्रत्येक अन्य वस्तु को प्राप्त करना है। किसने कहा था? स्ट्रेबरी ने कहा था। ठीक है, भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है।
किसे कहा जाता है? आर्थर होम्स को कहा जाता है कि आर्थर होम्स ने कहा थे कि भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाए जो मानव रहने का स्थान है। ठीक है, आगे दिया है कि भूगोल का वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटना और एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्ल रिटर का नाम भी दिया जाता है। अब आते हैं हम ब्रह्मांड। क्या देख रहे हैं? ब्रह्मांड हम देखते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे है कि आकाश गंगाओं का अनंत समूह सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी का अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी हमारे सौर मंडल में स्थित है, उसे मानदेकनी, आकाशगंगा या दूरमिक्ला यानी कि मिल्की वे भी कहा जाता है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार बैरिड स्पाइरल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध कुछ सिद्धांत है। महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे कि इसको इंग्लिश में कहा था बिग बैंग थ्योरी, किसने बोले क्या थे? एफ जॉर्ज लेमेतेयर ने इनको सिद्धांत दिए थे। साम्यावस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत, स्थिर या अवस्था संकलन, किसने कहा था? थॉमस गोल्ड एवं हर्बन वाडी ने। दोलन का सिद्धांत तो डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ ने कहे थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। वर्ष 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। ब्रह्मांड में प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ को लघु गोलक कहते थे। क्वेश्चन आएगा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? लघु गोलक कहते हैं। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं अध्ययन का घनत्व अनंत था। इस अवस्था में छोटे गोलकों का भीषण विस्फोट हुआ जिसे विस्तारित हो गए। यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसके अंदर अल्प समय में ही ब्रह्मांड विस्तृत विस्तार हो गया। बिग बैंग में होने वाले 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बम बन गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 लाख वर्ष की अवधि में बिग बैंग का तापमान 45,000 डिग्री से केल्विन तक नीचे चला गया, जिसमें परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं वरन आकाशगंगाओं के बीच दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान हॉयलर ने स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। आगे देखते हैं। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत सत्यता की स्वीकृति करने लगे। बिग बैंग सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण बनते हैं। कौन कौन? अधिक दूरी पर स्थित तारों से वितरित प्रकाश में रेड शिफ्ट का मापन, और दूसरा अंतरिक्ष में उपस्थित सबसे कमजोर सूक्ष्म तरंगों से उत्पन्न रेडिएशन की उपस्थिति, ये कहा जाता है। आगे देखते हैं। इस रेडिएशन की खोज सर्वप्रथम अर्नो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हेडन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। कितना? ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेड शिफ्ट के बारे में देखते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। क्या करें कि स्पेक्ट्रल लाइंस की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप आगे देखते हैं, हम आगे क्या करें यहाँ पे। इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंग को रंग स्पेक्ट्रम में लाल रंग होती है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ब्लू शिफ्ट दूरवर्ती खगोलीय चीजों से आने वाले स्पेक्ट्रम के तरंगों की कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। यह भी डॉपलर इफेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके जरिए हम ना केवल खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान बल्कि आकाशगंगाओं की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। ब्रह्मांड
अंतरिक्ष तथा कम समय अंतरिक्ष इससे संबंधित सभी भाग ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इनमें सभी प्रकार के ग्रह, उपग्रह, छोटे ग्रह, तारे, आकाशगंगा, अंतरिक्ष में सभी पदार्थ में इसमें क्या है, शामिल है। अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष, स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष, जिसमें आमतौर पर केवल अंतरिक्ष रूप में आकाशीय में जाना जाता है, वो विस्तार है जो कि पृथ्वी और उसके वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंड के बीच मौजूद है। यह एक असीमित त्रिआयामी सीमा है जिसमें वस्तुओं और घटनाएं घटित होती है और उनकी सापेक्ष स्थिति और दिशा होती है। सामान्यतः अंतरिक्ष को त्रियामी माना जाता है, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसमें चौथा आयाम अंतरिक्ष समय को मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें मेटा मटेरियल का है। मेटा मटेरियल मिश्रित सामग्री है जिन्हें कृत्रिम रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाता है। मेटा मटेरियल के अद्वितीय गुण की उनकी रासायनिक संरचना के बजाय उनके आंतरिक सूक्ष्म संरचना से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक सामग्री में पाए जाते हैं। परमाणु की अवस्था को विशिष्ट ज्यामितियों में हेर फेर करके मेटा मटेरियल्स और उनके गुणों और क्षमताओं के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जो प्राकृतिक सामग्रियों के साथ संभव नहीं है, ठीक है। आगे कण भौतिकी के बारे में देखते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, वह भौतिकी की एक शाखा है जिसमें पदार्थ के प्राथमिक स्वरूप, विकिरण तथा उनके आपस में उपस्थित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे उच्च ऊर्जा भौतिकी के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। ये प्राथमिक कण प्रकृति में समान रूप से नहीं मिलते क्योंकि इनका निर्माण अन्य कणों के टक्कर के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष की मापक की इकाइयाँ। एक प्रकाश वर्ष 5.88 गुने 10 के पावर 6 मील होता है। ध्यान रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 गुने 10 के पावर 6 मील होता है। अंतरिक्ष इकाई, पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को अंतरिक्ष इकाई कहा जाता है। एक IAO यानी कि 1.49 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर है। पार्सेक यह दूरी का मात्रक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछे, पार्सेक किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 किलोमीटर लगभग में ये इतना दूरी पाया जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आते हैं मंदाकिनी के बारे में हम देखते हैं। मंदाकिनी, ठीक है, गैलेक्सी, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारों के निर्माण की प्रक्रिया के शुरुआत में गैस पुंज होते हैं, मंदाकिनी कहलाते हैं। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी की औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण गैलेक्सी का उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम के संघटक निहारिकाओं से होता है। हमारे सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है, उस आकाशगंगा को मिल्की वे, आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 तक वर्ष होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बड़े बादलों से होते हैं, जिसे नेबुला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट देखना था हमको कि आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नेबुला यानी कि निहारिका कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखता हम, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों का समूह है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन 10 के पावर 10 है। हमारी आकाशगंगा दूध मेखला के निकट 2 आकाशगंगा है, एक बृहत मैग्लोनिक मेघ और लघु मैग्लोनिक मेघ होता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्थानिक समूह, मिल्की वे लगभग 30 आकाशगंगा का समूह है, जिसे स्थानिक समूह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी आकाशगंगा केंद्र बिंदु की दूरी लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष है। कुछ बिलियन वर्ष बाद मिल्की वे एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इधर हम, क्या देगा, हॉकल ग्रुप्स,
यह 20 से अधिक आकाशगंगा का समूह है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित है। मिल्की वे सिस्टम हॉकर समूह का अधिकृत आयतन कहते हैं। श्याम छिद्र यानी कृष्ण विवर ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र जहां गुरुत्व बल अधिक होता है। इसमें प्रकाश का परागमन नहीं किया जाता है, ये अदृश्य होते हैं क्योंकि इनमें प्रकाश कोष बाहर नहीं निकल सकते हैं। इनका निर्माण बड़े तारों को विस्फोट के कारण होता है, ध्यान रखिएगा ये। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशोषण में अपने अंदाज का सीमा लगाता है। यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाले कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण के बेच नहीं सकती है। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया था, ध्यान रखिएगा ये। देखते क्वासर। क्वासर एक चमकीली खगोलीय पिंड है। क्वासर क्या है? एक चमकीली खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। क्वासर का आकार आकाशगंगा से छोटे होते हैं, पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह जो रात्रि के आकाश में दिखाई पड़ते हैं। क्या करें? पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह जो रात्रि के समय आकाश में क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं निहारिका के बारे में देखते हैं। नेबुला। धूल और हाइड्रोजन गैस से बहुत बड़े बादल को नेबुला कहते हैं। नेबुला से ही तारों की उत्पत्ति होती है। किससे? नेबुला से ही तारों की उत्पत्ति होती है। नेबुला चमकदार अंधकार युक्त होता है। अंधकार में नेबुला अवशोषक नेबुला भी कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध नेबुला के उदाहरण हॉर्सेड नेबुला। कौन कौन है? हॉर्सेड नेबुला, लैगून, ईगल तथा किट आई, ये सब नेबुला है। ग्रहीय नेबुला का उपयोग तारों की संख्या को ज्ञात करने तथा आकाशगंगा की गति में लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। उत्सर्जन निहारिका। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होते हैं। ठीक है। परावर्तन निहारिका। यह तारों का प्रकाश परिवर्तित होते हैं। ये तारे निहारिका के अंदर होते हैं या पास होते हैं। उदाहरण में प्लेइडिस निहारिका परिवर्तन निहारिका का उदाहरण है। श्याम निहारिका। यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगाओं में बहुत दूर नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिका। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण उस वक्त होता है जो समान तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से आकार का गोल होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों का समूह है, ध्यान रखिएगा। तारों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ स्टार। तारा मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है जिसमें मुख्य रूप से हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि तारों की उत्पत्ति में कौन सा गैस भरा रहता है, तो तारों में हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। यह बादल जितना घना होता है उससे उतना ही अधिक उत्सर्जित होता है। नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है। यह प्रभाव सबसे स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से देखा गया। तारों के निर्माण प्रक्रिया को अध्ययन हबल दूरबीन द्वारा किया जाता है। तारों के निर्माण की प्रक्रिया को अध्ययन हबल दूरबीन द्वारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तारों का जीवन चक्र। महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न हुई गैस और धूल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव गुच्छे के रूप में एकत्रित होने लगे। इस गुच्छे में अधिक दाब के केंद्र पर दबाव बढ़ने लगा और हाइड्रोजन हीलियम रूपांतरित होने लगी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई जिसके फलस्वरूप गैस और से निर्मित कुछ गुच्छे प्रकाशों जिसे प्रकाशित पिंड तारा कहा जाता है। लाल दानव देखते हैं। रेड जेंट्स। जब तारे के केंद्र के हाइड्रोजन और हीलियम परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब तारे केंद्र के हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो उस केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाती है। परंतु बाहर की परतों में प्रक्रिया जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। जब कार्बन में आयरन की परिसमित होने लगती है तो तारा फूलकर बड़ा होने का कार्य लेता है और लाल में परिवर्तित हो जाता है। तारे के इस अवस्था को लाल दानव कहा जाता है। आ सकता है क्वेश्चन। अब देखते हैं सुपरनोवा विस्फोट। जब तारे आयरन की मात्रा की जाती है तो लाल दानव विस्फोट कर जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है।